अच्छा, हेलो। हाँ जी, क्या हाल है? कैसे हो आप? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप म्यूट पे हो, म्यूट से हटाओ। हाँ गालिब भाई, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ भाई। हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? तो दरअसल मेरा कोई ऐसा मतलब सवाल नहीं था, जस्ट एक एक्सपीरियंस टाइप सवाल था। यस्टरडे अच्छा, एक्चुअली मैं ट्रियर गया था। ट्रियर मतलब जहाँ पे कार्ल मार्क्स पैदा हुए थे। वहाँ पे मैं अच्छा, उनके घर गया था एक्चुअली। उन्होंने वहाँ पे उनके घर अच्छा, का वाह जी वाह! म्यूजियम बनाया। तो वैसे में कोई ऐसा आई मीन कम्युनिस्ट तो नहीं हूँ, बट स्टिल कि देखने के लिए, डिस्कवर करने के लिए। हुँ, तो वहाँ पे मैंने वो जो दास कैपिटल हो या फिर जो क्या कहते हैं वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वो देखा। और उसमें जो रिलीजन को लेके जो मार्क्स ने जो कहा था, हम जो कहते हैं कि भाई इट्स अ फेम फॉर द मासेस, तो जस्ट वो बात नहीं, उसने काफ़ी बातें लिखी है उसके ऊपर। उस हाँ, हाँ, मार्क्स का दरअसल ये कहना था डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में कि ये रिलीजन और नेशन स्टेट भी दोनों को उसने कंक्लूड किया था। रिलीजन और नेशन स्टेट दरअसल है ही इसलिए कि जो वर्किंग क्लास है, मतलब जो मजदूर और जो किसान है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा सके, उनके हक मारे जा सके इनके नाम लेकर कि भाई तुम्हारे हक इम्पोर्टेंट नहीं है, मजहब तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसकी वजह से ही उसको जर्मनी से भागना पड़ा, फिर वो फ्रांस से भागा, फिर बाद में जाके लंदन चला गया। तो ये जो मार्क्स का ये जो मतलब जनरलाइजेशन था, मैं तो मार्क्स को ऑफ कोर्स मैं काफ़ी इंडोर्स करता हूँ, मैं उसको कोई गलत नहीं कहता। बट ये जो मार्क्स का जो ये जनरलाइजेशन था कैपिटलिज्म के बारे में, क्या वही जनरलाइजेशन उसका रिलीजन के बारे में था या वो गलत था? देखें ना तो मार्क्स जो है वो असल में अपने वक़्त का आदमी था। वो अपने वक़्त की बात करता था। नेशन स्टेट या स्टेट्स जो हैं वो अब बहुत बदल गई हैं। ठीक है, मार्क्स के वक़्त तो ये होता था कि मार्क्स जिस ग्रेट ब्रिटेन में या जर्मनी में रहता था, उस जर्मनी की भी कॉलोनीज़ थी और उस ग्रेट ब्रिटेन की भी कॉलोनीज़ थी, और वो सब कॉलोनिस्ट जो थे जिन मुल्कों में जाके कब्जे करते थे, उन मुल्कों में एग्जैक्टली वही होता था जो मार्क्स बता रहा था। मगर अगर आप समझें कि आज के दौर में भी वैसा होता है, तो मुझे आपको अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि आज के दौर में वैसा सब जगहों पे नहीं होता। कुछ जगह ऐसी भी हैं जो आज भी नेशन स्टेट जहां पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी भी हैं जहां पे नहीं। ठीक है, तो दुनिया एक मिक्स बैग है। मगर रिलीजन की जो बात है वो क्या है कि रिलीजन उस वक्त का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था स्टेट्स, रेसिज्म, जो कि आज भी दुनिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मगर मेरे ख्याल में 21st सेंचुरी में दुनिया का फिलहाल सबसे बड़ा प्रॉब्लम रिलीजन है। क्यों? क्योंकि 21st सेंचुरी में हर किसी का दूसरे से जो कंपटीशन है ना, 19th सेंचुरी में मार्क्स के वक्त में कंपटीशन किस बात का था कि कौन कितनी आर्मी और वेपन्स बनाएगा और जाके कितनी कॉलोनीज बनाएगा। आज कंपटीशन ये है कि कौन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप करके चांद पे जाएगा, कौन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप करके मार्स पे जाएगा, कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएगा, कौन माइक्रोचिप्स बनाएगा, और कौन सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा इन चीजों से, कौन नई नई मेडिसिन इन्वेंट करेगा और नए नए चीजें डिस्कवर करेगा। तो जो इंक्वायरी वाली सोच है ना, ठीक है, जो रैशनल इंक्वायरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए। रैशनल इंक्वायरी के बगैर, सेकुलर इंक्वायरी के बगैर कभी भी अच्छे साइंटिस्ट प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते। हम इसीलिए फेलियर हैं दुनिया में, क्योंकि हम यही कर रहे हैं अभी तक। दुनिया में रिसर्च और टेक्नोलॉजी उन मुल्कों से आ रही है जो कि काफी ज्यादा सेकुलर है। ठीक है, और अगर आप अमेरिका भी चले जाएं तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में जो लोग नई नई इन्वेंशंस करते हैं, वो रिलीजियस अव्वल तो होते नहीं है। अगर हों भी तो वो रिलीजन को अपनी जात तक महदूद रखते हैं। वो रिलीजन को इवन के अपनी साइंटिफिक अप्रोच के ऊपर भी नजर असरअंदाज नहीं होने देते। तो मेन प्रॉब्लम यह है कि अगर पाकिस्तान जैसा कंट्री ये चाहता है कि वो एक साइंटिफिक पावर हाउस हो दुनिया में, तो सबसे पहली बात तो यह है कि उन्हें साइंस की एजुकेशन देनी पड़ेगी। जब साइंस की एजुकेशन देंगे तो उसमें क्या चीज सामने आएगी कि साइंस की एजुकेशन सिर्फ ऐसी ही दी जा सकती है
जिसमें रिलीजन झूठा साबित हो जाएगा। फिर दो सिचुएशंस हैं, यहाँ तो साइंस की एजुकेशन दें ना, या साइंस की एजुकेशन के नाम पे कमाने के तरीके बताएं। और जिसने साइंस की एजुकेशन के नाम पे कमाने के तरीके सीखे हैं वो साइंटिस्ट तो नहीं होता ना, वो तो फिर एक मजदूर होता है। और ये बात याद रखिएगा, साइंटिस्ट मजदूर नहीं होता। दुनिया में रिसर्च करने के लिए इतने पैसे नहीं दिए जाते, मगर साइंटिस्ट रिसर्च इसलिए नहीं करते कि उन्हें पैसे चाहिए होते हैं। साइंटिस्ट रिसर्च इसलिए करते हैं क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि रिसर्च करने से रिजल्ट क्या निकलेगा। समझ गए बात? ओके, बट जो तो ये मार्क्स ने सारी जो दास्तान है। सॉल्यूशन दिया था इसके ऊपर कि दिक्कत, रिलीजन एक दिक्कत है जो कि आज भी दिखाई देता है, मतलब हाँ तो एग्जैक्टली है दिक्कत एक। सरकार को, हाँ तो वही हाँ। कि गवर्नमेंट्स को पब्लिक इंटरेस्ट के बजाय मंदिर बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो जो सॉल्यूशन जो बताया था मार्क्स ने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का, कि भाई हम मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों को ही आगे लाएंगे और एक तरह से एथिज्म थोपोगे लोगों के ऊपर, जैसे कि सोवियत यूनियन में हुआ और रशिया में जो आज भी हो रहा है। तो क्या ये सॉल्यूशन सही है या एक एक्सट्रीम सॉल्यूशन है? ये एक्सट्रीम सोल्यूशन है। और मार्क्स ने मेरे ख्याल है ऐसा नहीं सोचा था कि जबरदस्ती एथिज्म लोगों पे थोपा जाएगा। हाँ, बाद में और लोगों ने ये काम किया, लेनिन और स्टालिन की शक्ल में, मगर आई डोंट थिंक सो कि मजहब किसी से जबरदस्ती भी निकाला जा सकता है। आप किसी को जबरदस्ती रैशनल नहीं बना सकते। रैशनैलिटी तब आती है, रैशनैलिटी इट इज नॉट लर्नड, इट्स थॉट। और जब इंसान ने प्रॉपरली सोचा ही नहीं है तो वो रैशनल हो कैसे सकता है? रैशनैलिटी जो है ना, उसका रिटेन ही लगाया जा सकता है रैशनल बातों की। रैशनल बातें सोची जाती हैं, ठीक है, समझ गए? रैशनैलिटी इज नॉट लर्नड, इट्स थॉट। तो जो बंदे ने कभी सोचा ही नहीं है वो रैशनल हो कैसे सकता है? तो आप एक बात सोचेंगे, क्या किसी को जबरदस्ती एथियस्ट या रैशनल बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, जब तक वो सोचेगा नहीं। और जो रैशनल आदमी होता है उससे रैशनैलिटी छीनी नहीं जा सकती, क्योंकि ये एक वे ऑफ थॉट है। ये डीप थिंकिंग के बाद आती है। डीप थिंकिंग तो आप नहीं कह सकते, मगर ये है कि ये असर्टन तरीके से सोचने के बाद, चीजों को राइट एंड रॉन्ग को एनालाइज करने के बाद रैशनल बनता है इंसान। समझ गए? ठीक है। तो मजहब भी किसी से अगर आप जबरदस्ती सुनवाते हैं गन पॉइंट पे, अगर मैं किसी के सर पे गन रख दूं, उसे कहूं कि तू आज से मुसलमान नहीं है, नहीं, दैट्स नॉट द वे। ठीक है। द वे इज फॉर देम, द वे इज दैट यू मेक देम क्वेश्चन व्हाट दे बिलीव इन। और अगर आप क्वेश्चन किए बगैर किसी से छुड़वा रहे हैं तो फिर तो आप उन्हें मुनाफिक बना रहे हैं। बस ये बात है। ठीक है, चलें फिर, ठीक है, मैं आगे चलता हूं। सही है, फिर करेंगे बात आपसे। ओके, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।